हम देख रहे थे कि हमारे पास जो है वो एसिड क्या है, लाइबिलिटी क्या है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि एसिड वो है जिस पे हमारा कंट्रोल हो, जिससे हम जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हो। एसिड हमारे पास दो टाइप्स के हैं, करंट एसिड और नॉन करंट एसिड। करंट एसिड ऐसे एसिड जिनकी यूजफुल लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर हो, और नॉन करंट ऐसे एसिड जिनकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हो। इसी तरह हमने लाइबिलिटी को डिस्कस किया कि हम लायबल हैं उस चीज़ को पे करने के लिए, अपना इकोनॉमिक रिसोर्स किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जो कि 12 माह तक यानी कि लेस देन 1 ईयर होती है, और नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जो मोर देन 1 ईयर होती है। वो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो हमने इसको एक मजीद कंप्लीट कंप्रीहेंशन एग्जांपल के साथ देखा था कि जी हमारे पास एसिड क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इसमें करंट कौन सी है, नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है। फिर हमने एग्जांपल से ये भी देखा था कि पेएबल क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है। ये डिस्कशन को हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा थी एग्जांपल के एससीई लर्निंग जो है वो अली से उधार पर पैसे ले रही है, तो एससी लर्निंग लायबल है अली को पैसे देने के लिए, और एससी लर्निंग के रेफरेंस से अली क्या है, पेएबल है। अब हम चलते हैं अली की बुक्स में। अली की बुक्स में अली ने एससी लर्निंग को क्या लिखा होगा, अली ने एससी लर्निंग को रिसीवेबल लिखा होगा, क्योंकि अली ने एससी लर्निंग से पैसे लेने हैं और उसने इसको जो है वो एसिड रिकॉर्ड किया होगा। तो ये दोनों की बुक्स में हमने देखा था। अब मजीद आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये एसिड है। जी हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग एक एसिड है। किस तरह पता चला, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल है, हम इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और इसके हमने कोई पास इसके अंदर इवेंट्स किया होगा, यानी कि इसको परचेज किया होगा, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा एसिड है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास हमारा एसिड है। अब आप खुद सोचें कि लैंड और बिल्डिंग की लाइफ जो है, क्या वो 1 साल होती है, क्या वो 6 माह होती है, क्या वो 12 माह होती है। तो इस बात से हम फेमिलियर है कि लैंड एंड बिल्डिंग की लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर होती है। तो ये हमारे पास नॉन करंट आ जाएगा एसिड। ठीक है, इस बात से हम जो है वो फेमिलियर हो गए कि हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास है जी रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होते हैं, रिसीवेबल भी हमने डिस्कस किया कि वो पैसे जो हमने किसी से लेने हैं। जैसे अली के केस में अली ने एससी लर्निंग से पैसे लेने हैं, तो एससी लर्निंग अली के लिए क्या है, रिसीवेबल। इसको एक और नाम भी देते हैं, ट्रेड डेटर्स। ठीक है, आगे जाके मजीद बार बार मैं आपको हर लेक्चर में ये कह रहा हूँ, स्टार्टिंग लेक्चर्स में, कि ये चीज़ें बार बार आनी है। तो पहले से घबराना नहीं है, क्योंकि हमने जाके स्टेप बाय स्टेप रोज़ इन चीज़ों को डिस्कस करना है, रिसीवेबल को, पेएबल को, ट्रेड डेट्स को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को। इन चीज़ों को मजीद हमने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते रहना है, तो इन चीज़ों से आपने जो है वो परेशान नहीं होना। अब रिसीवेबल हमारे पास एसिड होते हैं कि हमारी लाइबिलिटी होती है, कौन बताएगा। कल हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था जी, रिसीवेबल हमारे पास हमारे जो है वो एसिड होते हैं। अब ये कौन से एसिड होते हैं, क्या ये करंट एसिड है क्या नॉन करंट एसिड है। हाँ जी, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे रिसीवेबल होते हैं ये हमारे करंट होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर होती है, इसलिए हम इनको जो है वो अपना करंट एसिड कहते हैं। उसके बाद कैश आ गया हमारे पास। कैश बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हमारी लाइबिलिटी तो हो नहीं सकती, तो जारी सी बात है ये हमारा क्या होगा, एसिड होगा, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। और ये कौन सा एसिड होगा, कैश। कभी देखा 12 माह 13 माह तक आप होल्ड करके रखो, अमूमन कैश फ़ौरन ही यूज हो जाता है, तो हमारे पास ये भी जो है वो हमारे पास करंट एसिड होगा। तो कैश हमारे पास क्या हुआ, करंट एसिड हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास क्या हुआ, नॉन करंट एसिड हुआ। रिसीवेबल हमारे पास जो है वो करंट एसिड हुआ। अच्छा, लोन रीपे इन 2 ईयर टाइम। अब टाइम दे गया, अब इसके अंदर कोई गलती ना करे। जी बिल्कुल, ये हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी है। इसको हम क्या लिख देते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद आगे ट्रेड क्रेडिटर्स। जो हमारे पेएबल होते हैं उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अली जो एससी लर्निंग अपनी बुक में क्या लिखेगा कि अली हमारा क्या है, पेएबल है, उसको वो ट्रेड क्रेडिटर्स भी लिख सकती है। मजीद डिस्कशन करेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ट्रेड डेटर्स क्या होते हैं, अभी आगे इसके ऊपर डिस्कशन पड़ी हुई है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है इसके ऊपर परेशान नहीं होना। आगे ये क्या है हमारे पास, पेएबल्स। पेएबल्स हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी होती हैं, और ये कौन सी लाइबिलिटी होती है, पेएबल्स भी हमारे पास जो है वो करंट लाइबिलिटी होती है, करंट। अच्छा, आगे डिलीवरी या ट्रक्स। हमारे पास जो डिलीवरी ट्रक्स हैं जिन पे हम अपनी डिलीवरी वगैरह करते हैं, हमारे पास क्या है, एसिड है कि लाइबिलिटी है, एसिड्स हैं।
ठीक है, ज़बरदस्त। और कौन से हैं? क्या ट्रक की 12 माह लाइव होती है? नहीं जी, 12 माह से ज़्यादा होती है। हमारे पास नॉन करंट है, तो इस सब का हमने जो है वो अच्छे तरीके से आंसर कर दिया। ठीक है, मज़ीद इनको दोबारा हम लोग जो है वो रिवाइज कराते हैं कि हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास क्या है, एसिड है। रिसीवेबल हमारे पास क्या है, एसिड है। रिसीवेबल को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, ट्रेड डेटर्स का। उसके बाद हमारे पास कैश है, कैश भी जो है वो हमारे पास एसिड है। लॉन पेबल इन 2 ईयर टाइम्स, लॉन जो है वो 2 साल में पे कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है। पेबल जो है हमारे पास करंट लाइबिलिटी है। डिलीवरी ट्रक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी एसिड्स हैं, नॉन करंट एसिड्स हैं। ठीक है, तो मजीद अब आपको पता चलता जाएगा, बार बार आपके पास जो है वो एग्जांपल्स आती जाएंगी। तो हम कुछ एसिड्स की एग्जांपल को देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखा था। एसिड्स हमारे पास क्या है, लॉन टू अनदर बिजनेस। ठीक है, ये हमारे पास एसिड्स हैं, तो ये लफ्ज़ बार बार यूज होते रहेंगे हमारे पास, लॉन्स टू अनदर बिजनेस। उसके बाद हमारे पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर्स। ये हमारे पास एसिड्स हैं, मैं एसिड्स की एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी है। मोटर व्हीकल्स होगी आपकी, उसके बाद आपकी प्रीमिसेस होगी, उसके बाद आपकी अकाउंट रिसीवेबल हो गया। ठीक है, जिसको कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है वो कैश इन हैंड हो गया। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो एसिड हैं, जो यहाँ पर आपके पास येलो कलर में, और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास लाइबिलिटी की है। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ गए, स्टेप बाय स्टेप हमारे पास गुजरती जाएंगी। एसिड्स क्या हैं, लाइबिलिटी क्या है, तो आपने रोज़ का काम रोज़ लाजमी करना है, इन चीज़ों को लाजमी रिवाइज करना है। और आपको याद है कि प्रीवियस जो है हमने इसको भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी आपने बार बार तैयार अच्छे तरीके से करना है। और ये आपको मेरे ख्याल से आई थिंक सो अब अच्छे तरीके से समझ आ गया कि एसिड क्या है, लाइबिलिटी क्या है। एसिड वो चीज़ जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, और जो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है। और एसिड की कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड। इसी तरह लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन है, जो हमने अपना इकोनॉमिक जो रिसोर्स है वो किसी और को ट्रांसफ़र करना है। और लाइबिलिटी हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, नॉन करंट और करंट। अब आप लोग जो है वो एक एक एसिड की एग्जांपल लिख के मुझे भेजें, और एक एक लाइबिलिटी की एग्जांपल जो है वो मुझे लिख कर सेंड करें। जी, ये सवाल आया है कि जी ट्रेड डेटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। ठीक है, देखिए, आपके जो रिसीवेबल्स होते हैं ना, जिससे आपने पैसे लेने होते हैं, उससे आपने क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। तो आप इसको क्या कहते हैं, ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। और उसी रिसीवेबल को आप क्या कहेंगे, ये हमारे ट्रेड डेटर्स हैं। ओके, और जिस बंदे से आप, अगर आपने किसी बंदे से पैसे लिए हैं, तो आपने इसको क्या करना होता है, जी मैंने इसको पैसे पे करने हैं, तो आप उसको कह देंगे हमारा पेएबल्स हैं, और इसको आप ट्रेड क्रेडिटर्स भी कहते हैं। ओके, अब आई थिंक आपको ये टर्मिनोलॉजी याद हो चुकी होगी, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाद में भी जब आपके पास, इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जब भी आपके पास आए तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये मल्टीपल जगहों के ऊपर आना है। मैं आपसे पूछता रहूँगा कि रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या हम उसको दे सकते हैं, तो आप इसमें जो है वो कंफ्यूज ना हो। और आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें इन पॉइंट्स को, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गई है जी इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी वो पैसा होता है जो आपका ऑनर लाता है। ऑनर जो बिजनेस के अंदर लेकर आता है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसा चाहिए होगा। आप सबसे पहले लेट्स सपोज अगर आप एक पोल्ट्री फार्म ओपन कर रहे हैं, तो पोल्ट्री फार्म के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, जी इसके लिए मुझे पैसा कितना चाहिए, इसके लिए मुझे अमाउंट कितनी चाहिए, कितने पैसे होंगे जिससे मैं अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकूंगा। तो जो भी बिजनेस हमारे माइंड में आता है, उसके सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि जी इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। और वो इन्वेस्टमेंट जो ऑनर लेकर आता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्विटी कहलाती है।
और ऑनर कोई मल्टीपल भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जितने मर्जी ऑनर हो सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हम एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस ले लेते हैं और लेट्स सपोज हम लोग जो है उसके अंदर जो है वो 1000 चूज़ा रख रहे हैं, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि जी पहले वो जो 1000 चूज़ा है वो हमें 30,000 या 40,000 रुपये का मिल जाता है। उसके बाद उसको हमने जो है वो फीड खिलानी है, उसको हमने बड़ा करना है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा दिन ब दिन उस पर खर्चा होता जा रहा है। ये हमारी सब कुछ उस पर क्या हो रही है, इक्विटी लगती जा रही है, ऑनर की इक्विटी लगती जा रही है। तो ऑनर उस पर पैसा लगाई जा रहा है और वो चूज़े अल्टीमेटली बड़े हो गए। अब वो जो चूज़े हैं या जो हैन है हमारे पास, जो मुर्गी है, वो अब हमारे पास क्या है, हमारा एसिड है। हम उसको मार्केट में बेच देंगे अपने एसिड्स को और उसके एवज हमें जो है वो इनकम आ जाएगी। आप उसको एसिड कह लें, आप उसको इन्वेंट्री कह लें, क्योंकि जिसका आप बिजनेस कर रहे हो तो जो स्टॉक में आपके पास चीज़ पड़ी होती है वो हमारी इन्वेंट्री भी होती है। तो इक्विटी हमें क्या पता चला, इक्विटी वो चीज़ है जो ऑनर बिजनेस के अंदर लेकर आता है। और अगर आपको इक्विटी मालूम करनी हो किसी भी अपने क्वेश्चंस के अंदर, किसी भी बिजनेस की, तो आप क्या करोगे, उसके जितने एसिड हैं उसमें से उसकी लाइबिलिटीज़ को निकाल दोगे तो आपके पास ऑनर का पैसा आ जाएगा। देखिए जी, एसिड के अंदर से आप लाइबिलिटी को क्यों निकाल रहे हैं कि ऑनर का पैसा आ जाए, हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस जो है वो हमारा 5,000 रुपये का लेट्स सपोज हमारा बिजनेस है। उस बिजनेस के अंदर हमने जो पहला एसिड लिया है वो हमने 3,000 रुपये का एसिड लिया। ठीक है, हमने 3,000 का एसिड लिया और इस बिजनेस के अंदर अब सेकंड चीज़ क्या है, हमारे पास लायबिलिटी है। वो कितनी होगी वो अभी हमें नहीं पता। हमने क्या किया, 5,000 का अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस 5,000 के बिजनेस को हमने स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने की, 5,000 की। हमने 3,000 का एसिड ले लिया और साथ हमारे हैंड के अंदर कितने पैसे हैं, लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे हैंड के अंदर भी 3,000 रुपये, तो ये कितने हो गए, 6,000। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी होगी, 1,000 की। अगर आप इनका सोल्यूशन निकालेंगे तो अल्टीमेटली फिर 5,000 आ जाएगा। तो एसिड माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमारे पास ऑनर की इक्विटी आ जाएगी। बेसिकली एसिड्स बता रहे होते हैं कि जी इस कंपनी के अंदर या इस बिजनेस के अंदर इतना पैसा लगा हुआ है और ये इसके असासे मौजूद हैं, ये चीज़ें इसकी मौजूद हैं, उर्दू में इसको असासा कहते हैं। तो ये असासे जो है इसके मौजूद हैं, एसिड, ये एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं। इस एसिड के अंदर हमारा पैसा कितना लगा हुआ है, जो हमारा पैसा है, जो दूसरों का पैसा नहीं है, जो हमने किसी से उधार पे लिया वो नहीं, तो हम उसको जब लेस कर देंगे तो हमें अल्टीमेटली खुद ही पता चल जाएगा इसमें हमारा पैसा कितना है। लेट्स सपोज एससी लर्निंग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया, जहाँ पर एससी लर्निंग ने कहा कि जी हम स्टूडेंट्स को पीआरसी के टेस्ट सेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए जी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, पीआरसी के टेस्ट सेशन जो एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको इस बात का इल्म है। तो एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपको जी पीआरसी के टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पीआरसी 1 से लेकर पीआरसी 5 तक। तो ये जो टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आप कह लें जी 40,000 रुपये हमारी कॉस्ट आ रही है। तो ये क्या है कि ऑनर ने, एससी लर्निंग के ऑनर ने 40,000 रुपये क्या की होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, 40,000 रुपये लेकर आया होगा। उसके एवज उसके कुछ एसिड होंगे और वो एसिड्स क्या होंगे, जो उसने एमसीक्यूज या टेस्ट वगैरह बनाए होंगे। अगर तो उसके अगेंस्ट हम ये पता करना चाहते हैं खर्चा, अगर या तमाम चीज़ें करके जो है वो बात जो है वो 50,000 तक चली गई, तो 10,000 उसने क्या किए होंगे, लाइबिलिटी होगी। तो इसके अंदर से अगर मैं आपको कहूँ कि हमने कितने इन्वेस्ट किए एससी लर्निंग, तो एससी लर्निंग ने 40,000 इन्वेस्ट किए, 10,000 उसकी लाइबिलिटी है। जब वो पे करेगा तब की बात है, अभी उसने पे नहीं की। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000। आसान लफ्जों में इक्विटी क्या है, जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ऑनर करता है वो हमारे पास क्या है, इक्विटी है। अब इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि आपको समझ आ गया। इक्विटी इज इक्वल टू एसिड माइनस लायबिलिटी। तो ये आपने याद रखनी है इक्वेशन, इक्विटी निकालनी है तो एसिड माइनस लायबिलिटी। या आप इस इक्वेशन को और भी चेंज कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास, हम इस इक्वेशन को मजीद जो है वो चेंज करना चाहते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिड्स, अब यहां पर इक्विटी माइनस हो रहा है, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। एसिड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, मतलब मैंने इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को मजीद चेंज कर लिया। अगर हमें क्या जी, हमारे पास
एसिड अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप एसिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अगर आप इक्विटी फाइंड आउट करना चाहते हो वो कैसे करोगे, एसिड माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो एसिड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, इस तरह भी आप जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं जी एग्जांपल के अंदर। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल के अंदर उन्होंने एसिड दिए हुए हैं, हमें जो है वो कुछ लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, और आपको कहा है कि आप कोशिश करें और इसको जो है वो इसका आंसर निकालें। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले एसिड कितना है 60,000 का, लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी जो है हमारे पास 15,000 है। तो ऑनर की इक्विटी कैसे आएगी, एसिड माइनस लाइबिलिटी। तो एसिड माइनस लाइबिलिटी करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर 43, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या एसिड है, ऑनर की इक्विटी भी है, हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को यहां से जो है वो कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं ताकि हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो पुट करते जाएं। जी यहाँ पे हमारे पास एसिड कितने हैं 80 के एसिड हैं जी हमारे पास 80 के, और लाइबिलिटी जो है वो हमें नहीं, लाइबिलिटी के ऊपर हम एक्स लिख लेते हैं और इज इक्वल टू इक्विटी कितनी है हमारे पास, इक्विटी वो हमें बता चुका है कि कितनी की है 5-6। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, एसिड वहाँ पे जाके लेस करवा लेंगे या इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा। अगर हम 80 को वहाँ पे ले जाते हैं तो -24 माइनस और माइनस एक्स आपस में माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 24। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 24 जी। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 24। नेक्स्ट अब ये जो 3 से लेकर 6 तक है अब आप सॉल्व करें। एसिड कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आंसर आता है जी 76। नेक्स्ट इसमें हमने क्या निकालनी है जी, ऑनर की इक्विटी, वो कैसे निकलेगी, एसिड माइनस लाइबिलिटीज़। तो एसिड माइनस लाइबिलिटीज़ करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 93। नेक्स्ट इसमें हमने लाइबिलिटी निकालनी है, तो लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, अगेन वही एसिड माइनस इक्विटी कर देंगे तो लाइबिलिटी निकल आएगी, वो हमारे पास 53 आ जाएगी। नेक्स्ट एसिड निकालना है, एसिड बहुत ही सिंपल है, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। तो आपने इसको जो है वो ध्यान से देख लेना है, ये इक्वेशन बस आपने याद रखनी है। इक्विटी क्या है, एसिड माइनस लाइबिलिटी, और एसिड क्या है, इसी इक्वेशन से निकला, एसिड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात जो मजीद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो क्या है, हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इसको हमने देख लिया। इक्विटी को अभी आज हमने समझ लिया, इक्विटी हमारे पास क्या है, वो पैसा जो ऑनर लेकर आता है वो हमारे पास इक्विटी होती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी डिस्कशन करने जा रहा हूं, अगर एसिड बढ़े लायबिलिटी कम हो, इक्विटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। एसिड को इंक्रीज करा रहा हूं, लायबिलिटी को कम करा रहा हूं, इक्विटी के ऊपर इसका क्या असर होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है जी, इक्विटी हमारी बढ़ जाएगी, इक्विटी भी हमारी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं अगर नहीं किसी को समझ आए तो। 50,000 की इक्विटी है और एसिड जो है वो हमारे पास है 20,000, या हम कर लेते हैं एसिड हमारे पास जो है वो 30,000 का है, और हम कर लेते हैं प्लस इक्विटी लाइबिलिटी जो है हमारे पास 20,000 की है। एसिड माइनस लाइबिलिटी करनी है, एसिड हम कर लेते हैं जी 60 का, और लाइबिलिटी हम लोग कर लेते हैं 10 की। अब जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो क्या है कि हम अगर लाइबिलिटी को कम करें और एसिड को बढ़ा दें तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा हमारे पास। हमने एसिड को 5,000 से बढ़ा दिया
और लाइबिलिटी को 5,000 से कम कर दिया, सेम अमाउंट से दोनों इफेक्ट मैंने लिए, अब हमारे पास हमारी इक्विटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, 60 पे चलेगी। एसिड को भी सेम अमाउंट से मैंने अभी बढ़ाया है और लाइबिलिटी को मैंने सेम अमाउंट से कम किया है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ है कि मेरी इक्विटी बढ़ गई है। तो अगर हम एसिड को बढ़ा दें, लाइबिलिटी को कम कर दें, तो इक्विटी बढ़ जाती है। और अगर मैं इसका उल्टा इफेक्ट करूंगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर मैं इसको 10 कर दूंगा, 5 से बढ़ा दूंगा और इसको 5 से कम कर दूंगा, तो लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, बढ़ गई, इक्विटी एसिड हमारा कम हो गया, तो इक्विटी भी हमारी कम हो जाएगी। तो एसिड अगर इंक्रीज करेगा अल्टीमेटली क्या होगा, इक्विटी भी इंक्रीज करेगी। उसके साथ अगर हम लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली इक्विटी का क्या होगा, इक्विटी तब इंक्रीज करेगी। मतलब एसिड के साथ इक्विटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लायबिलिटी के साथ इक्विटी का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये समझाया क्यों है, क्योंकि आगे जाके जब डिस्कस करेंगे तो मजीद आपको चीज़ें जो है ये क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है। अब बिजनेस में ऑनर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और ऑनर किस लिए इन्वेस्टमेंट करता है कि इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हासिल कर सके, कुछ इनकम हासिल कर सके। कोई भी इंसान जब बिजनेस को चलाने जा रहा है वो उसके ऊपर क्या हासिल करना चाहता है, प्रॉफिट हासिल करना चाहता है, जाहिर सी बात है उसको चाहिए इनकम। तो वो क्या करता है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि कल कला को उसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो इनकम क्या है हमारे पास, income arises from increase in asset or decrease in liability resulting in increase in equity। income क्या हमारे पास, increase in asset, decrease in liability और decrease in liability resulting in increase in equity, ये equity होती है। other than contribution from the owner, लेकिन ये ऑनर के अलावा वाली कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, इनकम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकम क्या है कि कोई भी ऑनर किस लिए बिजनेस डेवलप करता है, ताकि उसके बाद प्रॉफिट हासिल कर सके, और प्रॉफिट बेसिकली क्या है, उसकी इनकम है। इनकम जो होती है इसको दो चीजों के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। किस किस चीज के अंदर जी क्लासिफाई किया जाता है, पहली चीज जिसके अंदर इसको क्लासिफाई किया जाता है वो है आपके पास रेवेन्यू, क्योंकि इनकम रेवेन्यू से आती है। और रेवेन्यू क्या है, आसान लफ्जों में आपके लिए सेल। इनकम क्या है, रेवेन्यू। एक पार्ट में इसमें डिवाइड किया जाता है और सेकंड पार्ट में इसको अदर इनकम में डिवाइड किया जाता है। वो इनकम जो रेवेन्यू से नहीं आती उसको हम अदर इनकम कह रहे हैं। आपकी बुक ने क्या लिखा है, इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। जो उसका कोर्स है, लेट्स सपोज परचून वाले की दुकान का काम क्या है, सेल करना, परचून की चीज़ों को सेल करना, ये उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो ये क्या है कि सेल ऑफ गुड्स उसके लिए क्या है, रेवेन्यू है। उसके अलावा जैसे एससी लर्निंग का ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, क्योंकि वो सीए का मटेरियल प्रोवाइड करती है, सीए के लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सेशन, कैफ के, पीआरसी के। तो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो फीस हासिल करना हमारा क्या है, रेवेन्यू है। और अदर इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो हमें किसी और चीज़ से आती हो, जैसे हमने कोई और काम किया हो, यानी कि बैंक के अंदर किसी ने कोई पैसे डिपॉजिट कराया, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी और सोर्स से उसको इनकम आ रही है, या अदर इनकम है। या उसने कोई अपनी एसिड को सेल कर दिया, जाकर एसिड पकड़ा, लैपटॉप पकड़ा, उसको जाके मार्केट में सेल कर दिया, वहां से जो इनकम है वो अदर इनकम है। जो उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से इनकम आती है वो हमारे पास रेवेन्यू है। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, जिसके अंदर वो डील कर रहा है, जिस चीज को वो लेके चल रहा है। जैसे हमने मुर्गियों का बिजनेस को देखा, तो उसका जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो क्या है, मुर्गियां बेचना, मुर्गियों के बर्तन बेचना नहीं, मुर्गियां बेचना, फीड बेचना नहीं। अगर वो फीड बेच रहा है, मुर्गियों के बर्तन बेच रहा है, तो वो क्या है, वो उसके अदर इनकम में चले जाएंगे। तो जो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है, जैसे परचून वाले का ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, परचून की चीज़ें सेल करना। तो ये हमें समझ आ गई इनकम क्या है। इनकम को दो एरिया में क्लासिफाई किया जाता है, रेवेन्यू में और अदर इनकम में। रेवेन्यू हमारे पास कहाँ जाता है, सेल से। और अदर इनकम क्या है, जो उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जहाँ जहाँ से भी हमें इनकम आ रही होती है वो हमारे पास अदर इनकम है। जब बिजनेस हमारा चल रहा होता है तो बिजनेस के अंदर जाहिर सी बात है हमें एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे वगैरह भी होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस हम बिजनेस के अंदर खर्चे कर रहे होते हैं, और खर्चों की वजह से हो क्या रहा होता है,
खर्चों की वजह से हमारा एसिड कम हो रहा होता है। कैसे जी हमारा एसिड कम हो रहा होता है? देखिए जी, कैश कहाँ पे पड़ा होता है? एसिड में पड़ा होता है। तो खर्चे की वजह से हमारा एसिड कम हो रहा होता है और उसकी वजह से हमारी इक्विटी भी कम हो रही होती है या हमारी इनकम भी कम हो रही होती है। और अगर हम लाइबिलिटी पे खर्चे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही होती है और इक्विटी या इनकम हमारी कम हो रही होती है, क्योंकि इनकम ने जाकर अल्टीमेटली इक्विटी में ही जाना होता है। इनकम आपकी इक्विटी में ही जाती है। अगर ओनर को कोई पैसे वगैरह चाहिए, ओनर वहां से पैसे लेता है, तो वो हमारे पास क्या होती है? ड्राइंग्स होती हैं, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर ड्राइंग्स क्या होती हैं? अगर ओनर अपना पैसा बिजनेस में से निकालता है तो ये क्या है? ड्राइंग्स है। कैश और गुड्स टेकन बाय द ओनर इन द फ्रॉम द बिजनेस, तो ये हमारे पास क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें चाहिए, जब बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेस के अंदर आता है एसिड, बिजनेस के अंदर आती है लायबिलिटी, बिजनेस के अंदर आती है इक्विटी, बिजनेस के अंदर आती है इनकम, बिजनेस के अंदर आती है एक्सपेंसेस। एसेट में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम कोई चीज़ ले लेते हैं और उससे हमें बेनिफिट हासिल होता है, वो हमारा इकोनॉमिकल रिसोर्स होता है। लाइबिलिटी क्या होती है कि हम लाइबल्स टू पे होते हैं, हमने कल को उसको पे करना होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। इक्विटी क्या होती है? जो ऑनर पैसा लेकर आता है, और ऑनर पैसा किस लिए लेकर आता है? कि उसके ऊपर इनकम ले सके, इनकम कमा सके। इनकम अल्टीमेटली इक्विटी के अंदर जा रही होती है। अगर ऑनर कोई पैसे निकालना चाह रहा है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और जो बिजनेस के रूटीन के खर्चे हो रहे होते हैं या जो बिजनेस के अंदर खर्चे वगैरह हो रहे होते हैं, वो हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। ये 5 मेन चीजें हैं आपके पास। कौन कौन सी? एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी, एसिड, लायबिलिटी। अभी इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जी एसिड, लायबिलिटी और इक्विटी ये कौन सी स्टेटमेंट में जाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस ये कौन सी स्टेटमेंट में जाते हैं, और बेसिकली हम कितनी तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं और ये क्यों क्यों हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इसका आप सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, फिर जाके कंप्लीट डिटेल में आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, इनको बनाना भी सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंशन इनकम कैसे बनाते हैं, एसओएफपी कैसे बनाते हैं, एसओसीआई कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी कैसे बनाते हैं, चेंजेस इन इक्विटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें, या नोट्स टू द अकाउंट। ये अब लंबी बहस होती जाएगी आपके साथ जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें आप देखते जाएंगे। लेकिन जो बेस है वो क्या है? हमारे पास एसिड है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। ये 5 बेसें हैं आपके पास, और इन्हीं 5 बेसों के ऊपर आप डिसीजन लेंगे। फिर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इन 5 बेसों में से डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, और ये डेबिट क्रेडिट